गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL, उसको हम डेटा दे रहे हैं ना, डेटा दे रहे हैं। डेटा के चार्जेस भी हैं, हम चार्जेस के बारे में भी बात करेंगे। आइए ये जान लेते हैं फी स्ट्रक्चर क्या है इसका। डेटा सबमिशन, अगर कंपनी है तो अलग चार्जेस हैं, अगर कमर्शियल एंटिटी है अदर देन कंपनी तो अलग चार्जेस हैं, और इंडिविजुअल के केस में अदर चार्जेस हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या आप PPT शेयर कर देंगे। तो मैं आपको PPT शेयर कर दूंगा। मैं एट द एंड ऑफ द सेशन आई वुड बी गिविंग यू माय व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID. यू कैन सेंड मी ए रिक्वेस्ट, यू कैन सेंड मी ए जस्ट लाइन, आई विल सेंड द PPT ऑल्सो, है ना। तो डोंट वरी सर, यू विल बी प्रोवाइडेड विद दिस PPT, है ना। डेटा सबमिशन पर लोन रिकॉर्ड ऑफ ए बोरोवर फॉर ईच ईयर। फर्स्ट लोन रिकॉर्ड के लिए हम 327 रुपये देंगे। सेकंड सेकंड लोन रिकॉर्ड के लिए, सेकंड से 10th लोन रिकॉर्ड के लिए 109 रुपये देंगे, और 11th ऑनवर्ड 55 रुपी फॉर ईच रिकॉर्ड इन केस ऑफ कंपनीज। जो कमर्शियल के केस में फर्स्ट लोन रिकॉर्ड के 164 रुपीज हैं, और सेकंड लोन से ऑनवर्ड, सेकंड रिकॉर्ड लोन से के रिकॉर्ड से ऑनवर्ड 55 रुपये फॉर ईच रिकॉर्ड है ना। इस इंडिविजुअल के केस में ये 55 रुपीज फॉर ईच डाटा हो गया, ईच डॉक्यूमेंट हो गया, ईच रिकॉर्ड, है ना। वी आर ऑल्सो पेइंग पेमेंट फॉर डॉक्यूमेंट सबमिशन फॉर ईच ईयर. These charges are to be recovered from the borrower. Document submission for each year, 14 रुपी पर MB in case of companies. Other commercial entities के लिए 14 रुपी पर MB, and for individual also 14 रुपी. This 14 रुपी is common for companies, for other entities as well as for the individual. This is the fee structure, है ना। फर्स्ट टाइम जो NESL चार्जेस है, NESL हमारी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है ना, जिसको हम, सर यहाँ मत लिखिए अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर मैं लास्ट में अपना शेयर करूंगा, आप उस पर मेरे को मैसेज भेजिए, है ना। फर्स्ट टाइम NESL चार्जेस टू बी रिकवर्ड अपफ्रंट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ लोन, और उसके बाद ये डाटा, जैसे जैसे हम डाटा डॉक्यूमेंटेशन एंड अपफ्रंट प्रोसेसिंग चार्जेस एंड देयर आफ्टर एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल और रिव्यू इनहांसमेंट। नए लोन में हम इसको अपफ्रंट ले रहे हैं, प्रोसेसिंग फी की तरह से ले रहे हैं, और MB मतलब मेगाबाइट, है ना। ये डाटा भेजेंगे ना, डाटा में MB मतलब मेगाबाइट। GST एंड अदर टैक्सेस एज एप्लीकेबल विल बी लेविड ओवर एंड अबव द फी इंडिकेटेड, है ना। इसके अलावा GST भी लगेगा, है ना। ये जो फी स्ट्रक्चर है ये इस NESL की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है ना। तो फर्स्ट टाइम हम कब लेंगे, आपको क्वेश्चन आएगा NESL, वो हम अपफ्रंट फी या डॉक्यूमेंटेशन या प्रोसेसिंग चार्जेस के साथ ही ले लेंगे, उसके बाद रिन्यूअल या रिव्यू के समय में लेंगे, है ना। ये एक अनड्रॉन UCC, है ना, अनकंडीशनल कैंसिलेबल क्लॉज, है ना। ये हम किस में लेते हैं, कैश क्रेडिट वगैरह के केसेस में लेते हैं ना। अनड्रॉन पोर्शन ऑफ फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स अंडर बेसल 3 रेगुलेशन, एक क्लॉज फॉर अनकंडीशनल कैंसिलेशन ऑफ लिमिट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। ये किस लिए, टू अवॉइड कैपिटल चार्ज, है ना। हम ये समझते हैं कि अगर मान लो एक बोरोवर ने 10 करोड़ की लिमिट ली हुई है, तो हमें 10 करोड़ रुपए के अगेंस्ट ही कैपिटल चार्ज मेंटेन करना है, बट अवेलमेंट 2 करोड़ की है, तो वाई शुड वी नॉट मेंटेन कैपिटल चार्ज ऑन 2 करोड़ रुपी। तो 8 करोड़ रुपी जो उसने अवेल भी नहीं किया, अगर हम उसमें कैपिटल चार्ज को अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें UCC लेना पड़ेगा, तो जो कि एक लोन का पार्ट है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। रेवेन्यू स्टैंप किसके ऊपर लगती है, रसीदी टिकट जिसे बोला जाता है, DP नोट, बैलेंस कंफर्मेशन लेटर, लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट एटसेट्रा, है ना। डिपेंडिंग अपॉन दी अमाउंट ऑफ ड्यूटी मे बी स्टैम्प्ड विद एडेसिव स्टैम्प, ठीक है जी। इन केस ऑफ डिसबर्समेंट थ्रू ट्रांसफर वाउचर, द रेवेन्यू स्टैम्प नीड नॉट बी फिक्स्ड, ठीक है जी, उस समय नहीं लगानी पड़ती। जहां पर भी हम DP नोट ले रहे हैं ना, डिमांड, और DP नोट हम नॉर्मली कहाँ लेते हैं, DP नोट जहां पर लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड, ये भी आप नोट कर सकते हैं कि DP नोट हम कहाँ लेते हैं। DP नोट को हम कहाँ एग्जीक्यूट कराते हैं, जो लोन रीपेबल ऑन डिमांड है वहां पर हम DP नोट भी एग्जीक्यूट करवाते हैं ना।
डॉक्यूमेंटेशन की जब हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो हाँ, सर्टन थिंग्स वी आर टू कीप इन माइंड, सर्टन सेफगार्ड्स। डेट एंड प्लेस टू बी फाइल्ड आफ्टर ऑल द एग्जीक्यूटेड साइंस, है ना, जब साइन कर देते हैं उसके बाद डेट भरना है, प्लेस भरना है। अगर डिफरेंट प्लेसेस पे या डिफरेंट टाइम पे है तो ईच विल राइट सेपरेट डेट एंड प्लेस। अगर कोई कटिंग है, अल्टरेशन है, एडिशन है, कटिंग है, ओवरराइटिंग है, इंसर्शन है, इरेजन्स है, इंटरलाइनिंग है, रिमूवल है, कुछ भी चेंज है, अल्टरेशन है, दैट नीड्स टू बी ऑथेंटिकेटेड, है ना। जो आपकी एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इट हैज टू बी प्रेफरेबली इन वन सिटिंग एंड बाय द सेम पेन या सेम इंक से होनी चाहिए, है ना। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स को ब्लैंक कभी ना रखें। लोन की डिसबर्समेंट जो होगी वो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली ही की जाए, बेस्ट होता है ना। पीडीसीज का भी प्रोविजन है, आप सभी जानते हैं ना, एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर फुल वैल्यू इवन इफ पार्ट डिसबर्समेंट। अगर पार्ट पेमेंट भी करनी है तो डॉक्यूमेंटेशन फुल की जाए। सिग्नेचर शुड टैली। जनरली लोग जो है वो किस हाथ से साइन करते हैं, राइट हैंड से साइन करते हैं। बट अगर कोई लेफ्ट हैंड से साइन करते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड से साइन करने वाले कम लोग हैं ना, लेफ्ट हैंड से साइन करने वाले कम लोग हैं, तो वी शुड राइट समवेयर इन द डॉक्यूमेंट कि द बोरोवर हैज साइंड with the left hand, a note should be made, है ना, some note should be a certificate signed by the branch manager and witness to be kept with the documents। सिग्नेचर इन सीक्वेंस में होने चाहिए ना, अगर चार लोगों के नाम पे डॉक्यूमेंटेशन हो रही है तो चारों जैसे फर्स्ट पेज पे साइन किए है ना, प्रेफरेबली जिस नाम पे सैंक्शन है उसी हिसाब से किया जाए तो ज्यादा बेटर है। जैसे रामलाल, श्यामलाल, सुरेश कुमार, रमेश कुमार, तो सेम सिमेट्री में वो हर पेज पे साइन, सीक्वेंसिंग मस्ट बी मेंटेन्ड। दीज आर दी सेफगार्ड्स वी विच वी टॉक प्रैक्टिकली, है ना। लेटर टू प्रिंसिपल फॉर कंफर्मेशन। अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट कर रहा है डॉक्यूमेंटेशन तो इट शुड हैव प्रॉपर कंफर्मेशन, है ना। पीओए विल साइन एज फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ, है ना। पावर ऑफ अटॉर्नी अगर साइन कर रहा है कोई तो वो लिखेगा डॉक्यूमेंट में फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल का नाम, है ना, जिसके बिहाफ पे वो अटॉर्नी ली गई है ना। बिफोर परमिटिंग ऑपरेशन इन द अकाउंट इट शुड बी इंश्योर दैट पीओ इज प्रॉपरली स्टैम्प्ड, एग्जीक्यूटेड एंड is in force। Certified true copy of POA to be obtained in case of original POA is to be returned to the agent, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, हमें वापस भी करनी पड़ती है, उस केस में हम सर्टिफाइड ट्रू कॉपी को रिकॉर्ड का पार्ट बनाएंगे, है ना, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए। अब ये एक और क्वेश्चन कभी आ सकता है आपको कि ऐसे बोरोवर जो वर्नाकुलर में साइन करते हैं ना, नॉट इन हिंदी एंड इंग्लिश, सम अदर लोकल लैंग्वेज, इफ दे साइन, देन डॉक्यूमेंटेशन में क्या सेफगार्ड लेना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में बोरोवर के अपने हाथ से लिखा हुआ एक लेटर लेना है जिसमें ये लिखेगा बोरोवर कि ऑल द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन एक्सप्लेन टू हिम एंड इनकमेंट विल ऑल्सो साइन वन डॉक्यूमेंट, है ना, जिसे हम इनकमेंट का सर्टिफिकेट बोलते हैं, कि द कंटेंट्स हैव बीन एक्सप्लेन टू द बोरोवर एंड बोरोवर ने जो साइन किए हैं उसको समझने के बाद ही किए हैं। स्टैंपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। टैक्सेस ऑन सर्टन ट्रांजेक्शन कलेक्टेड एज स्टैम्प ड्यूटी बिफोर एंड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, है। स्टैंपिंग वगैरह करनी पड़ती है, हम सब लोग बैंकर हैं, जानते हैं कि स्टैंपिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। नॉर्मली स्टैम्प पेपर की वैलिडिटी फॉर एवर होती है, बट महाराष्ट्र और एक और स्टेट ने वैलिडिटी के बारे में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करी है। कंफ्यूजन से मतलब है उन्होंने 6 मंथ्स का क्लॉज लगा दिया। तो इन प्रैक्टिस वी आर ऑब्टेनिंग द स्टैम्प पेपर्स जो 6 महीने के अंदर अंदर परचेज किए गए हों। आजकल ई स्टैंपिंग भी चल रही है। ड्यूली स्टैम्प्ड, प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्टैंपिंग शुड बी देयर। नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड इज इनएडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, है ना। कैन बी प्रेजेंटेड बिफोर कलेक्टर। अगर अंडर स्टैंपिंग हो गई है तो इसको हम विद इन 1 ईयर स्टैंपिंग करवा सकते हैं, प्रॉपर स्टैंप। आफ्टर 1 ईयर पेनल्टी में बी 10 टाइम्स ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटी, है ना। तो नो प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डेफिशिएंट ड्यूटी ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट, इसलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट पे ड्यूटी एब इनिशियो हैज टू बी कंप्लीट। टू बी परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड या लाइसेंस्ड वेंडर से ही लेनी पड़ते हैं।
रेवेन्यू स्टैम्प्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। विटनेसिंग कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है, लेट अस सी। सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर विटनेसिंग, विटनेसिंग है ना, विटनेसिंग है ना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? मोर्टगेज डीड है, गारंटी डीड है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, कन्वेंस डीड है, गिफ्ट डीड है या विल है। इन डॉक्यूमेंट्स को जहां विटनेस लेनी है, विटनेस के सिग्नेचर और कंप्लीट एड्रेस मस्ट बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है। अ, जो विटनेस कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज आर इलिस्ट्रेटिव ओनली, है ना, इट कैन नॉट बी कंप्लीट। कैश क्रेडिट का ओवरड्राफ्ट का एग्रीमेंट है, इसको विटनेसिंग की नहीं जरूरत नहीं है, विटनेस की जहां जरूरत नहीं है। एग्रीमेंट ऑफ प्लेज पीएनबी 149, हाइपोथिकेशन 148 में विटनेस की जरूरत नहीं है। डिमांड पर नोट में नहीं है ना। यूजांस यूजांस में नहीं है, यूजांस पर नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज में जरूरत नहीं है। एग्रीमेंट ऑफ हाइपोथिकेशन ऑफ बुक डेट्स में नहीं है। हाइपोथिकेशन ऑफ मूवेबल फिक्स्ड एसेट्स पीएनबी 879 में नहीं है। अच्छा, जो कंबाइंड एग्रीमेंट है फॉर हाइपोथिकेशन एंड बुक स्टॉक्स के लिए और बुक डेट्स के लिए, उसमें भी नहीं है ना। तो सर, इन केस इफ यू फाइंड सम डिफिकल्टी, माय स्पीड मे बी सम फास्टर, आई अंडरस्टैंड, बट इट्स बिकॉज आई हैव गॉट लॉट ऑफ कंटेंट इट एंड इट हैज टू बी कवर्ड, है ना। तो मैं आई विल बी शेयरिंग, इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू राइट एनीथिंग, डोंट वरी, आई विल बी शेयरिंग दिस पीपीटी, डोंट। तो दिस आई हैव procured, आई हैव कलेक्टेड सम ऑफ द वेरी रेलेवेंट मटेरियल। आप अभी देखेंगे मेरे पास बहुत सारे कंटेंट्स हैं, अगर मैं स्पीड अपनी थोड़ी स्लो रखूंगा तो कंटेंट्स कवर नहीं होने की संभावना है ना। तो एक वन मोर डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर ये दिस हैज टू बी ऑब्टेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोरोवर, जिनके ईओबीसी, ईयूबीआई और पीएनबी, पीएनबी वर्षन 1 में जिनके अकाउंट थे, किसी किसी दो में, है ना। मान लो ओबीसी और पीएनबी में था, तो हमें एक लिंकेज एग्रीमेंट भी लेना है। उसका नंबर क्या है लिंकेज एग्रीमेंट का? पीएनबी 1269। काइंडली नोट डाउन दिस, है ना प्लीज। डॉक्यूमेंटेशन लेनी है व्हेन देयर इज क्रेडिट, कैश क्रेडिट अकाउंट एंड इट इज विद एनी टू या थ्री ऑफ द अमलगमेटेड एंटिटी, है ना। एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल लेना है या इनहांसमेंट लेना है। इसका नंबर क्या है? पीएनबी 1269। लिंकेज एग्रीमेंट है, स्पेशली डिजाइंड आफ्टर द अमलगमेशन। आई होप आप सब लिख रहे हैं। एचयूएफ को भी हम लोन ग्रांट करते हैं ना। एचयूएफ में कर्ता जो है वो फुल्ली कॉम्पिटेंट होता है टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट इवन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द को पार्टनर्स, बट इन प्रैक्टिस वी आर ऑब्टेनिंग दिस डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम ऑल द को पार्टनर्स, है ना। तो बाय साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स द मेजर को पार्टनर विल बिकम पर्सनली लायबल ऑल्सो, है ना। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन होगी या साइन होंगे वो इस तरह से होंगे। लोन डॉक्यूमेंट विल बी साइंड इन दी फॉलोइंग फॉर्म। फॉर सेल्फ एंड मेसर्स एचयूएफ कर्ता साइन करेगा, को पार्टनर साइन करेंगे, है ना। कर्ता भी साइन करेगा और को पार्टनर भी साइन करेंगे। देन वेटिंग ऑफ लोन डॉक्यूमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली 1 और 2 के लिए, 1 2 के लिए, कि वेटिंग कब कब करवानी है, कहाँ कहाँ करानी है। वेटिंग क्या है? वेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अप्रूव्ड दी documents which we are going to execute in a particular loan account having exposure 2 करोड़ एंड अबव, है ना। सारे लोन्स में जो भी 2 करोड़ से अबव है, हम जो डॉक्यूमेंटेशन लेने वाले हैं, चाहे वो फंड बेस्ड हो या नॉन फंड बेस्ड हो, टोटल मिलाकर सैंक्शन लिमिट 2 करोड़ एंड अबव, हम इसको लोकल अप्रूव्ड एडवोकेट सॉलिसिटर से हम इसको अप्रूव करवाएंगे, है ना। इसको कब अप्रूव करवाएंगे? एग्जीक्यूट करने से पहले। और एग्जीक्यूट करना मतलब साइन हो गए, स्टैंपिंग हो गए, पहले हम ब्लैंक दिखा देंगे कि ये डॉक्यूमेंट लेने जा रहे हैं, उसके बाद हम स्टैंपिंग के बाद, एग्जीक्यूशन के बाद दिखा देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं। विल दैट बी इनफ टू safeguard the interest of the bank? But this process has to be certainly before disbursement of the loans, है ना। कंसोर्शियम के केस में लीडर से हमने कंफर्मेशन लेनी है कि वेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैज बीन कंप्लीटेड, है ना। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंसोर्शियम के केस में? लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लीड बैंक इसको, हाँ। कंपनी के केस में वन डेवलपमेंट इज देयर कि कॉमन सील हैज बीन डिस्पेंस्ड विद। कंपलसरी नहीं है, नाउ इट इज ऑप्शनल, है ना। अब ये ऑप्शनल है। मुझे उम्मीद है आप लोग
फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ऑफ सिक्योरिटीज अंडर कंपनीज, आरओसी के साथ, आरओसी के साथ हमने ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी टू बी फाइल्ड बाय कंपनी विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर है। सरसाई के साथ कंफ्यूजन मत कीजिए सर, सरसाई में 30 दिन पहले हुआ करता था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अवर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद आरओसी। आरओसी जिस भी कंपनी, देखिए कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की परमिशन कौन देता है? कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है? आरओसी के साथ है ना, एमसीए की साइट पे आरओसी के साथ रजिस्टर्ड है। अगर हम कंपनी को लोन दे रहे हैं तो वी आर सपोज टू रजिस्टर गेट अवर चार्ज रजिस्टर्ड विद आरओसी। वॉइस इज ब्रेकिंग, आई डोंट थिंक, काइंडली चेक योर ओन डिवाइसेस सर। वॉइस आई डोंट थिंक, हाँ अभिजीत जी ने कंफर्म कर दिया, थैंक यू, इट्स ओके अभिजीत जी, थैंक यू वेरी मच। तो सरसाई के साथ कंफ्यूज मत कीजिए, वी आर टॉकिंग अबाउट आरओसी। चार्ज ऑन ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी टू बी फाइल्ड बाय कंपनी विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना है ना। अगर 30 दिन के अंदर अंदर नहीं करती, विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज आफ्टर गेटिंग, है ना, अगर कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर फाइल नहीं करती तो बैंक क्या करेगा, 14 दिन का नोटिस देगा और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी को ये काम दे देगा, और इसके लिए जो फीस देगा वो 1000 रुपी पर चार्ज सर्टिफिकेट देगा ना। दिस फी इज रिकवरेबल। आपके पास 2-3 क्वेश्चन बन गए। पहला तो कंपनी को जब भी हमने लोन दिया, जब भी कंपनी के को कोई लोन दिया हमने, चार्ज रिक्वायर टू बी रजिस्टर्ड, कितने दिन का समय है? 30 दिन का समय है। अगर 30 दिन में कंपनी नहीं करती तो हम क्या करेंगे, विल इश्यू नोटिस फॉर 14 डेज, और उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी को एम्प्लॉय करेंगे, और फीस कितनी देंगे? मैक्सिमम फी अप टू 1000 रुपी पर चार्ज सर्टिफिकेट, है ना। और ये कहां से रिकवर करेंगे? दिस फी इज रिकवरेबल फ्रॉम द बोरोवर, है ना। 4-5 क्वेश्चन इसी से बन गया ना। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से फॉर्म्स भी इस्तेमाल होने हैं, तो आप लिख सकते हैं, स्लाइड पे देख भी रहे हैं आप। CHG फॉर्म नंबर 1, अदर देन डिबेंचर, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म है ये कंपनी के बिहाफ पे। CHG 9 फॉर डिबेंचर्स, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, 30 डेज आपने पूछा कहाँ से, है ना, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन लेंगे हम तो, है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन। फ्रॉम अदर देन डिबेंचर्स, फॉर डिबेंचर्स एप्लीकेशन CHG 9, CHG 2 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, है ना, आरओसी इशू करेगा। CHG 3 फॉर्मेट है सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। मॉडिफिकेशन क्या होता है? जैसे हमने पहले 1 करोड़ लोन दिया था, अब हमने 1 करोड़ और दे दिया, तो वी वुड रिक्वायर मॉडिफिकेशन टू बी मेड। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के लिए भी CHG 4, मतलब जब लोन एडजस्ट हो गया, कंपनी शैल गिव इंटीमेशन टू रजिस्टर, CHG 4 पे। CHG 8 पे, इफ कंपनी फेल्स टू फाइल विद इन 300 डेज देन इट शैल फाइल द फॉर्म फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। 300 दिन से ऊपर हो जाएगा तो कौन सा फॉर्म लगना है? CHG 8 लगेगा। CHG 5 लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, है ना, ये आरओसी इशू करेगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज ए नाइटमेयर फॉर द बैंकर्स, द बैलेंस कम सिक्योरिटी कंफर्मेशन लेटर, जो कहाँ से स्टार्ट होता है? लिमिटेशन एक्ट 1963 से होता है ना। आप सभी जानते हैं BC लेटर 139 एंड 225 हम लेते हैं लोन की लिमिटेशन को एक्सटेंड करने के लिए, है ना। इफ वंस द डेट इज टाइम बार्ड, है ना, इफ वंस द डेट इज टाइम बार्ड, बैंक इज नॉट हैविंग एनी लीगल राइट टू परस्यू द बोरोवर इन द कोर्ट। ठीक है ना, हमारे पास उसको रिकवर करने का राइट तो जरूर है, बट कोर्ट में हम नहीं जा सकते, है ना। वंस द डेट इज टाइम बार्ड, हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, हम सरफेसी का एक्शन भी नहीं ले सकते। तो इसीलिए लिमिटेशन एक्ट 1963 प्रोवाइड करता है कि लिमिटेशन को आप इंटैक्ट रखिए। इसके लिए बैंक ने गाइडलाइंस भी बहुत बैंक निकालता रहता है ना। इन जब हम लिमिटेशन कंप्यूट करते हैं तो द सूट कैन बी फाइल्ड ऑन एनिवर्सरी डे ऑल्सो, है ना। ये सेक्शन 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में प्रोवाइडेड है कि अगर सूट फाइल करना है तो एनिवर्सरी डे, मतलब जिस दिन वो ड्यू बन रहा है उस दिन भी सूट फाइल
फाइल किया जा सकता है एनिवर्सरी डे पे। कुछ ऐसा समय है जो हम कंप्यूट करते हुए एग्जेम्प्ट करेंगे, जिसको हम नहीं गिनेंगे। वो कौन कौन सा है? लिमिटेशन एक्सटेंड हो रही है उन दिनों में, कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं, सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं ना, कोर्ट वगैरह में कोर्ट इज क्लोज से। तो टिल दैट टाइम लिमिटेशन रिमेन्स लाइफ इंटैक्ट, है ना। सूट कैन बी फाइल्ड ऑन द डे व्हेन कोर्ट रीओपन, जब कोर्ट दोबारा से ओपन होगी तब हम सूट फाइल कर लेंगे, है ना। लीगली डिसेबल हो गया कोई, है ना, कोई इंसेन हो गया, है ना, माइनर तो नहीं हो सकता क्योंकि हमने माइनर को तो लोन नहीं दिया, इंसेन हो सकता है। दिस पीरियड ऑफ इंसेनिटी विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैलकुलेशन। इंजंक्शन ऑर्डर आ गया, कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर आ गया किसी टाइप का, दैट पीरियड ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम calculating the limitation period. Absence from India also, this period will also be। हम लेते कौन सा, इस पे स्टैंपिंग होती है, आप सब जानते हैं कि आप इसको एक्सटेंड करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कहता है कि पार्ट पेमेंट से भी हो जाता है, और आप अगर एक्नॉलेजमेंट लेटर ले लेंगे तो उससे भी ड्यूली, सेक्शन 18 कहता है ए ड्यूली स्टैम्प्ड एक्नॉलेजमेंट बैलेंस कंफर्मेशन ऑफ लायबिलिटी साइंड बाय द बोरोवर और बाय एन एजेंट ड्यूली ऑथोराइज्ड कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड, है ना। तो आप सभी जानते हैं, मैं डायरेक्टली उस पर चलता हूँ। किस तरीके से और किन किन तरीकों से लिमिटेशन एक्सटेंड हो सकती है। ऑर्डिनरी लेटर लिखा जिसमें एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, ये इससे भी लिमिटेशन एक्सटेंड हो सकती है। बैलेंस शीट से भी हो सकती है ना, बैलेंस शीट में इफ इट इज देयर इन द बैलेंस शीट एक्नॉलेजमेंट, है ना। बट दीज आर टू बी ट्रीटेड लास्ट रिसोर्ट और फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकली वी आर टू ऑब्टेन BC letter 139 PNB, प्लीज नोट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली 1 और 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। PNB 139 फॉर स्टैंडर्ड अकाउंट्स एंड PNB 225 फॉर NPA अकाउंट्स, PNB 225 फॉर NPA अकाउंट्स, ठीक है जी। तो ये हमने ऑब्टेन करना है। अकाउंट वाइज देख लेते हैं। डिमांड लोन्स में लिमिटेशन कब तक रहती है? 3 years फ्रॉम डेट ऑफ लोन। DP नोट अगर कोई साइन किया है, 3 years फ्रॉम DP नोट। ओवरड्राफ्ट में 3 years फ्रॉम डेट ऑफ लोन। टर्म लोन में भी 3 साल है। कैश क्रेडिट में भी 3 साल है। कैश क्रेडिट प्लेज में एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि प्लेज में जो ओनरशिप है दैट रिमेन्स विद अस। बिल्स परचेज में भी 3 साल का समय है। मोर्टगेज में 12 साल का समय है। राइट ऑफ फोर क्लोजर या नोटिस वगैरह देने का जो राइट है वो 30 साल का है। लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रॉड। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में कितने दिन की लिमिटेशन है, कभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो 12 years फ्रॉम डेट ऑफ डिक्री। अपील टू हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट की डिक्री के बाद 90 दिन की लिमिटेशन है। सूट बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट 30 साल का समय है। SFCA या मैच्योर्ड FDR में 3 year फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड। अनमेच्योर्ड FDR कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जस्ट फॉर योर नॉलेज दिस आई हैव इंक्लूडेड। सरफेसी में देखिए, सरफेसी में अगर डेट टाइम बार्ड है ना, लिमिटेशन इज नॉट अवेलेबल, तो आप 13(4) नहीं ले सकते हैं ना। सरफेसी में एक्शन नहीं, 13(4) क्या चीज है? पोजेशन नहीं ले सकते है ना, पोजेशन नहीं ले सकते। वन मोर थिंग विच हैज टू बी केप्ट इन, विच मस्ट बी देयर इन द माइंड, कि सरफेसी का एक्शन लिमिटेशन को एक्सटेंड नहीं करता। तो अगर लिमिटेशन एक्सपायर हो रही है तो साइमल्टेनियस एक्शन लेना पड़ेगा आपको, सूट भी फाइल करना पड़ेगा और सरफेसी का एक्शन भी लेना पड़ेगा, ठीक है जी। बाकी बैंक ने एक सर्कुलर निकाला, L&A सर्कुलर नंबर 23/2022, जिसमें पीरियोडिसिटी बताई है। स्टैंडर्ड अकाउंट्स में बैलेंस कंफर्मेशन आपने लेना है वंस इन 2 years, वंस इन 2 years। कैश क्रेडिट लोन्स है ना, जो रिन्यूअल होते हैं उनको आपने ईयरली लेना है। इन अदर बाकी सारे लोन्स में भी आपने ईयरली लेना है, ठीक है जी। तो टर्म लोन वगैरह जो रेगुलर चल रहे हैं उसमें 2 साल में एक बार लेना है। CCOD या NFB या स्टैंड अलोन टर्म लोन में आपने वंस इन ए ईयर लेना है। और बाकी सारे NPA अकाउंट स्टैंडर्ड फैसिलिटी अदर देन टर्म लोन वंस इन ए ईयर लेना है, बोथ फ्रॉम गारंटर, बोरोवर एंड द गारंटर। दीज आर द गाइडलाइंस and which must be adhered to, very very important for the bankers।
प्रैक्टिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली बोथ वे दीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, बैलेंस लेना है और उसको रखना है सीबीएस में। चलिए, नाउ इट कम्स आफ्टर दिस, नाउ इट कम्स द रोल ऑफ पोस्ट सैंक्शन फॉलो अप। So many things are there in post sanction follow up, and I would be switching from one topic to another क्योंकि यहाँ पर कोई सीरियस टर्म फॉलो नहीं होगा पोस्ट सैंक्शन फॉलो अप में। सो काइंडली बी रेडी, आई होप यू ऑल आर विद मी, है ना। चलिए ठीक है, पोस्ट सैंक्शन फॉलो अप में, पोस्ट सैंक्शन फॉलो अप क्या है? डिसबर्स, पहले पहले पहला रोल होता है प्री सैंक्शन अप्रेजल का, उसके बाद लोन सैंक्शन होता है, सैंक्शन के बाद डॉक्यूमेंटेशन होती है, और डॉक्यूमेंटेशन के बाद डिसबर्समेंट होती है। डिसबर्समेंट के बाद पोस्ट सैंक्शन फॉलोअप का रोल आता है, जिसमें मेजर रोल रिकवरी का होता है ना। मेजर हम क्या देखते हैं कि रिकवरी आए या हेल्थ ऑफ द अकाउंट शुड बी मॉनिटर्ड, है ना, या जो हमने प्रोजेक्शंस एक्सेप्ट की थी उसके ऊपर भी एक ट्रैक रखा जाए, तो पोस्ट सैंक्शन फॉलोअप का रोल आता है ना। अडेयरेंस टू टर्म्स एंड कंडीशंस वी हैव ऑलरेडी स्पोकन, आई विल जस्ट कीप इट। तो ये जरूरी है कि हम सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो कंप्लाई विद नहीं है उसे डायराइज करके रखें, और ताकि उसको हम इफेक्टिवली, चलिए, प्रोफाइल ऑफ द बोरोवर, प्रोफाइल ऑफ द बोरोवर, है ना। बैंक का सर्कुलर 157 नंबर जो सर्कुलर है प्री सैंक्शन एंड पोस्ट सैंक्शन का, वो ये कहता है कि ब्रांचेस को प्रोफाइल ऑफ द बोरोवर को मेंटेन करना है ना, जिसमें क्या लिखा होगा? नाम लिखा होगा, कंटेक्ट एड्रेस लिखा होगा, टेलीफोन नंबर, एक्टिविटी ऑफ द बोरोवर, एसेट कितनी है गारंटर की, है ना, और प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है, कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है, ताकि आप फाइल को पढ़ने लगे ना, ऐसे आपके पास फाइल पड़ी है तो उसके फर्स्ट पेज पे ही वो पेस्टेड हो, पेस्टेड हो या टैग्ड हो, ताकि फर्स्ट पेज पढ़ने से ही, प्रोफाइल पढ़ने से ही सारी हिस्ट्री समझ में आने लग जाए ना। प्रोफाइल ऑफ द बोरोवर हैज टू बी मेंटेन्ड इन द लोन अकाउंट्स, दिस इज, है ना। फाइलों को सेफ रखना है, कोरस्पोंडेंस फाइल अलग और डॉक्यूमेंट फाइल अलग, ईच फाइल शुड बी पेज नंबर्ड, है ना, लिजिबली रिटर्न, और उसको कहाँ लिखना? अपर राइट हैंड साइड पे लिखना है ना, और उसको ऑर्डरली मैनर में मेंटेन करना है ना। क्वेश्चन अभी यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहां से, एलएसएस, आफ्टर द लोन हैज बीन सैंक्शनड फॉर ऑल लोन्स फ्रेश, रिन्यूअल, रिडक्शन, इनहांसमेंट और एडहॉक, क्या भेजनी है? लिमिट सैंक्शन स्टेटमेंट भेजनी है, और वो कितने दिन के अंदर अंदर भेजनी है? कंट्रोलिंग ऑफिस को भेजनी है 7 दिन के अंदर अंदर भेजनी है, 7 डेज के अंदर अंदर लिमिट सैंक्शन स्टेटमेंट। वैलिडिटी ऑफ सैंक्शन, सैंक्शंस रिमेन्स वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, है ना, और अगर 6 मंथ्स में डॉक्यूमेंटेशन हो गई है तो इट कैन बी फर्दर रीवैलिडेटेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन ए फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ सैंक्शन, अगर आपको सिंपल क्वेश्चन आता है कि सैंक्शंस कितने दिन के लिए वैलिड है, तो आपका आंसर होगा 6 मंथ्स के लिए, है ना। फर्दर रीवैलिडेशन कितने दिन की पॉसिबल है, मतलब 6 मंथ्स के लिए फर्दर रीवैलिडेट किया जा सकता है, तो लैप सैंक्शन कैन बी गॉट रीवैलिडेटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है जी, तो ये हो गया। एंड यूज ऑफ फंड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी आर ऑल्सो अलाउिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सर्टिफिकेट, है ना। एंड यूज ऑफ फंड की जब हम बात करते हैं तो डायवर्शन ऑफ फंड, डायवर्शन ऑफ फंड आप जानते हैं ना, डायवर्शन ऑफ फंड क्या होता है, और साइफनिंग ऑफ फंड्स क्या होता है। डायवर्शन क्या होता है? एंड यूज, जो लॉन्ग टर्म यूजेस वाले फंड है वो शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म यूजेस वाले फंड लॉन्ग टर्म यूजेस में लगा दिया, उसे बोलेंगे डायवर्शन। और साइफनिंग क्या होती है? साइफनिंग होती है व्हेन एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया गया, उसको उसमें ना लगाकर रियल इस्टेट में लगा दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइफनिंग, SIPHONING, साइफनिंग बोलेंगे। तो एंड यूज ऑफ द फंड इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंकर। Insurance of securities, very very important, whether it is primary or collateral, needs to be comprehensively insured, है ना। इफेक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसी विद एग्रीड बैंक क्लॉज, है ना। बैंक क्लॉज किस लिए जरूरी है? ताकि इन केस ऑफ एनी लॉस ऑफ एनी काइंड, जो जो उसका वो आएगा ना, क्या बोलते हैं हम उसे, क्लेम, क्लेम शुड कम इन द बैंक अकाउंट, है ना। इसे सीबीएस में भी अपडेट करना HCLM, और जिसकी वेरिफिकेशन HSCLM से होगी, है ना, इंश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटी। प्राइमरी के केस में, है ना, इंश्योरेंस ऑफ आईपीज के बारे में बैंक की गाइडलाइन क्या कहती है कि अगर प्राइमरी सिक्योरिटी है
तो आप कौन सी वैल्यू पे लेंगे? रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट बेसिस पे लेंगे ना, रिकंस्ट्रक्शन की दोबारा बनाने का कितना खर्चा आएगा इन केस ऑफ प्राइमरी, इन रिस्पेक्ट ऑफ आईपी मोर्टगेज, है ना। अगर प्राइमरी सिक्योरिटी है तो रिकंस्ट्रक्शन पे, अगर कोलेटरल सिक्योरिटी है तो इट विल बी फुल मार्केट वैल्यू एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द लैंड, है ना। लैंड को कोई डैमेज नहीं होता ना, इसलिए लैंड को एक्सक्लूड कर देते हैं इंश्योरेंस की। देखिए, बैंक का सिस्टम है, रिटेल के लिए बैंक ने एक सिस्टम बनाया है कि कब कब फॉलो करना है लोन को। 7 दिन के अंदर अंदर उसको एसएमएस भेजना है ना। ईएमआईज के लिए रिमाइंडर कॉन्स्टेंटली भेजना है ना। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, बट प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसिलेशन में आई हैव ऑलरेडी स्पोकन। डिसबर्समेंट इन टर्म लोन, बैंक कहता है कि आपने जेन्युइननेस ऑफ टर्म लोन में हम डिसबर्समेंट करते हैं, सप्लायर को करते हैं ना। तो जो प्राइस है, प्राइस की हमने चेकिंग करनी है, प्राइस की वेरिफिकेशन करनी है कि प्राइस कोटेड जो है वो ठीक भी है या नहीं है ना। इन हाई वैल्यू परचेज ऑफ ₹1 करोड़ एंड अबव, वेबसाइट ऑफ मैन्युफैक्चरर वेयर प्राइस इज अवेलेबल टू बी इंक्वायर्ड, है ना, जहां पर भी प्राइस है वहां इसको ना। सेंट्रल रजिस्ट्री देख लेते हैं ना, सेंट्रल रजिस्ट्री पे क्या क्या हम, सेंट्रल रजिस्ट्री के पोर्टल में हम क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को फाइल करते हैं, है ना। क्या क्या प्रोविजन है, हम बैंक में जो भी लोन करते हैं वो सेंट्रल रजिस्ट्री के ऊपर, लोन करने से पहले भी सेंट्रल रजिस्ट्री पे हम सर्च करते हैं, आप सभी जानते हैं, है ना, कि कोई डुप्लीकेट, कोई डबल फाइनेंसिंग ना हो जाए किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, है ना। इमूवेबल को भी हम उसमें एंटर करते हैं। हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक्स, बुक डेट, है ना, ये सब करते हैं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं इसको। इंटेंजिबल एसेट्स लाइक नो हाउ, पेटेंट, ये भी इसका भी प्रोविजन है। अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल, कमर्शियल और ए पार्ट देयर ऑफ, जहां पर हमारा एग्रीमेंट है या इंस्ट्रूमेंट अदर देन मोर्टगेज है, उसको भी हम एंटर करते हैं जहां मोर्टगेज नहीं हुई है ना। देखिए, इसमें डाटा में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई थी जब सेंट्रल रजिस्ट्री पे डाटा अपलोड किया। तो रेक्टिफिकेशन के लिए जो पावर है वो किसके पास है? कोई डाटा रेक्टिफाई करना, सिक्योर्ड क्रेडिट, हम लोग सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, तो ये पावर है एजीएम एंड अबव, है ना, इक्विलेंट या इक्विलेंट पोजीशन वाले के पास पावर है, वो इसको रेक्टिफाई करवा सकता है ना। सिक्योर्ड क्रेडिटर विल हैव टू प्रोवाइड रीजंस, है ना, वेबसाइट पे 100 वर्ड्स, लेस देन 100 वर्ड्स में रीजन देना पड़ता है कि रेक्टिफिकेशन क्यों करवाई जा रही है ना। ईच रेक्टिफिकेशन एंट्री विल कैरी एन अंडरटेकिंग एज फ्रॉम दी ऑफिसर स्टेपुलेटेड एट वन अबव, है ना। उसमें अंडरटेकिंग देनी है कि ये जो गलती कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है, गलती की गई, इसको रेक्टिफाई किया गया ना। अंडरटेकिंग विल कवर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, है ना। नाउ लेट अस वी क्विकली नो व्हाट आर द चार्जेस, है ना। क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, 5 लाख तक ₹50 है, और 5 लाख से ज्यादा ₹100 है ना। सरसाई सर्च की के लिए कितने पैसे लगते हैं? ₹10 लगते हैं। सेटिस्फेक्शन और करेक्शन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए कोई चार्जेस नहीं है। आई होप ये चार्जेस आपको पता होंगे। 5 लाख तक ₹50 है क्रिएशन के लिए या मॉडिफिकेशन के लिए, 5 लाख से ऊपर ₹100 है, और सरसाई सर्च के लिए ₹10 लगते हैं। आप सभी अच्छी तरीके से इनको जानते हैं ना। स्टॉक स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई विल कवर ओनली, है ना। स्टॉक स्टेटमेंट के साथ जीएसटी की रिटर्न को भी देना, बैंक की गाइडलाइन में जो प्रोवाइडेड है। एंड इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल कि जीएसटी रिटर्न के साथ ई वे बिल को भी दिया जाए, है ना, ताकि वेरिफिकेशन करने में आसानी हो। और स्टॉक नॉन सबमिशन का मतलब क्या होता है? अगर स्टॉक स्टेटमेंट टाइमली नहीं आ रही, इसका मतलब है कोई ना कोई वीकनेस डेवलप हो रही है। जब भी पार्टी स्टॉक स्टेटमेंट दे, इन केस ऑफ स्टॉक या बुक डेट स्टेटमेंट, 20 बुक डेट्स, जो उसके बड़े वाले टॉप 20 बुक डेटर्स हैं, या 50%, जो 50% ऑफ बुक डेट्स को अमाउंट वाइज कवर करते हैं, उनका कंटेक्ट नंबर भी दे, ईमेल भी दे, ये सारी डिटेल भी बैंक को फर्निश करे। अगर स्टॉक स्टेटमेंट 10 दिन तक नहीं आती तो उस पे पेनल इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है ना। HCLM में होता है ना, अप्लाई पेनल इंटरेस्ट। रिन्यूअल, हम सब लोग जानते हैं कि रिन्यूअल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो 4 मंथ पहले सीसी की लिमिट्स या टर्म लोन जो है वो इज सब्जेक्ट टू, जो कैश क्रेडिट वगैरह की लिमिट्स हैं वो नॉर्मली सैंक्शन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, और उसको 1 ईयर के बाद हमें रिन्यूअल करनी है। वेयर रिन्यूअल इज नॉट पॉसिबल, रिव्यू करना है।
तो अगर हम रिव्यू नहीं करेंगे तो 180 दिन के बाद वो क्या बन जाएगा, खाता एनपीए बन जाएगा। सो इट्स ए मस्ट। सीबीएस से बहुत सारी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, आर ऑडिट में भी बहुत सारी रिपोर्ट जनरेट होती हैं। 3/6 एक रिपोर्ट निकलती है, अकाउंट वेयर दी लिमिट्स आर गोइंग टू फॉल ड्यू, ओवर ड्यू फॉर रिन्यूअल, है ना। पीएनबी आरपीटी 3/6 फॉलो अप के लिए ये रिपोर्ट है, 3/6। ठीक है जी। और पॉपअप का भी प्रोविजन है। पॉपअप कब आना शुरू होता है, द लिमिट्स गोइंग टू एक्सपायर इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, उनका पॉपअप भी सीबीएस में आना शुरू हो जाता है। जस्ट ए मिनट प्लीज। टाइमली फॉलो अप के लिए बैंक एसएमएस भी भेज रहा है, व्हाट्सएप भी भेज रहा है, ईमेल भी भेज रहा है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या है ना, एसएमएस अलर्ट की, ईमेल की या व्हाट्सएप की फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल या एसएमएस जाएगा 3 मंथ्स प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ लिमिट, है ना। ये रिसेंट एडिशंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, 3 मंथ्स प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ लिमिट्स। सेकेंड मैसेज जाएगा 2 मंथ्स प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ लिमिट। फोर्थ रिमाइंडर जाएगा 15 डे प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ लिमिट। और फिफ्थ जाएगा ऑन एक्सपायरी ऑफ लिमिट। तो 5 रिमाइंडर्स बैंक सिस्टम जनरेटेड भेज रहा है ना। नॉन सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल पेपर हो सकते हैं या कोई भी रीजन हो सकता है ड्यू टू विच दिस इज नॉट बीइंग डन, तो बैंक एसएमएस भी भेज रहा है। अब आप जानते हैं कि रिन्यूअल, जहां रिन्यूअल पॉसिबल नहीं है हम रिव्यू करते हैं ना, रिव्यू करते हैं। तो फर्स्ट एक्सटेंशन की पावर किसकी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 और 2 क्वेश्चन विल डेफिनेटली बी देयर, 1 क्वेश्चन विल बी देयर, है ना। जीबीबी की सैंक्शन को जीबीबी हेड 1 टाइम एक्सटेंशन दे सकता है। सीबीबी, है ना, कॉर्पोरेट बैंकिंग ब्रांच को सीबीबी सीपीसी हेड दे सकता है। पीएलपी सीएचसीएसी प्रपोजल पर्टेनिंग टू पीएलपी जीबीबी हेड दे सकता है ना। जीबीबी हेड के बाद फर्स्ट एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी है ना, फर्स्ट एक्सटेंशन दी जा सकती है ना, पहली अप टू 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिन्यूअल। ठीक है जी। एमसीसी की जो प्रपोजल है उसको एमसीसी हेड दे सकता है। जेडओसीएसी की जो पावर की जो प्रपोजल है पर्टेनिंग टू एमसीसी है, उनको एमसीसी हेड फर्स्ट एक्सटेंशन दे सकता है, मतलब 3 महीने के लिए रिव्यू कर सकता है या एक्सटेंड करने की परमिशन दे सकता है ना। एचओसीएसी 1 एंड अबव के लिए भी पावर्स डिफरेंट कॉर्नर पे दी गई है ना। सेकंड एक्सटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर 3 महीने की डेट दी, 3 महीने के बाद एक और एक्सटेंशन की जरूरत है ना, अगर ये वो पूरी हो गई तो किसके पास पावर है सेकंड एक्सटेंशन के लिए। जीबीबी या सीबीबी सैंक्शन लोन के लिए डिप्टी सर्कल हेड या सर्कल हेड के पास ये पावर है। पीएलपी एमसीसी और सीएचसीएसी की, सीएचसीएसी सर्कल क्रेडिट अप्रूवल कमेटी के पास ये पावर है। जेडओसीएससी की पावर जेडओसीएससी के पास है, और एचओसीएससी 1 एंड अबव के पास एचओसीएससी 1 के पास ये पावर है। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म लोन, जो टर्म लोन सैंक्शन किए गए हैं जहां सैंक्शन लिमिट 2 करोड़ एंड अबव है, अदर देन रिटेल लोन्स, आर सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू। उनको भी हर साल रिव्यू करना है और उनसे चार्जेस भी लेने हैं। कितने चार्जेस लेने हैं, ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन एट द रेट ऑफ 0.10%, मैक्सिमम 10 लाख। आफ्टर इंप्लीमेंटेशन एट द रेट ऑफ 0.05, मैक्सिमम 5 लाख, है ना। 10 लाख और 5 लाख ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन और आफ्टर इंप्लीमेंटेशन। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे आप। तो ये इसके बाद आता है QRS, क्वार्टरली रिव्यू शीट। 20 लाख से 1 करोड़ तक की फैसिलिटीज में क्वार्टरली रिव्यू शीट का प्रोविजन है, क्वार्टरली रिव्यू शीट का प्रोविजन है। और वो 10 दिन के अंदर अंदर सैंक्शनिंग अथॉरिटी को प्लेस करनी होती है ना। पीएनबी सजग अबव 1 करोड़ वाले लोन्स में है, एक्सेप्ट फॉर एनपीए अकाउंट्स, एलआईसी, बैंक लोन्स, डिपॉजिट शेयर, है ना, गवर्नमेंट डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के या गोल्ड वगैरह के लोन में नहीं सबमिट करना। इज ए सिस्टम, पीएनबी सजग इज ए अर्ली वार्निंग सिस्टम प्लस प्रिवेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम, है ना, टू कैप्चर द सिग्नल ऑफ अर्ली वार्निंग। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है रिव्यू करना ना, इसका पर्पस है परफॉर्मेंस को देखना कि परफॉर्मेंस में कोई वीकनेस तो नहीं आ रही है, अर्ली वार्निंग सिग्नल तो नहीं है, कोई
वीकनेस डेवलप हो रही है, तो आपको क्वेश्चन आएगा पीएमएस सजेक्ट कहाँ करनी है। आपका आंसर होगा जहां पर एक्सपोजर अबव 1 करोड़ का है, बोरोवेबल अकाउंट अबव 1 करोड़ का ना, अर्ली वार्निंग सिस्टम बोलते हैं इसे। इट इज टू नो बिफोर, अगर कोई वीकनेस डेवलप हो रही है तो उसको पहले जानने के लिए। इस सिस्टम में इट्स ए ऑनलाइन सिस्टम, इसमें 127 अर्ली वार्निंग सिग्नल है। अर्ली वार्निंग सिग्नल कितने आपको क्वेश्चन आएगा, तो आपका आंसर होगा 127, जिसमें से 42 सिग्नल्स ऐसे हैं जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किए हैं, है ना। चेक की बाउंसिंग हो रही है, इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा है ना, मोर्टगेज नहीं की गई है, इस तरह के उसमें पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे इट इज ए मंथली मंथली इट हैज टू बी सबमिटेड, है ना। ऑनलाइन सिस्टम है। अ, और इसको जो कंट्रोलिंग ऑफिस है वो 15 दिन के अंदर अंदर डाउनलोड कर लेंगे, है ना। देयर आर रिपोर्ट्स, ठीक है जी। तो देयर आर टोटल 127। देन वी टॉक अबाउट अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर रिटेल पोर्टफोलियो एंड एमएसएमई, लेटेस्ट वन, है ना। 1 करोड़ तक का जहां एक्सपोजर है, जो लोन रिटेल के हैं या एमएसएमई के हैं, आरएआर रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट या ईज एजेंडा एंड इनहांस्ड एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस जो एजेंडा है, उसके अंतर्गत ट्रांस यूनियन सिबिल से हम अर्ली वार्निंग सिग्नल्स ले रहे हैं ना। कहां पर, जहां पर एक्सपोजर 1 करोड़ रुपए तक है ना। ये भी एक पोस्ट सेंक्शन फॉलोअप का है कि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम को पकड़ सकें कि अगर कोई वीकनेस आ रही है 1 करोड़ तक के लोन्स में, कौन से लोन, रिटेल के या एमएसएमई के लोन, है ना। तो ये बैंक सिबिल हमारे को दे रहा है ना, सिबिल हमारे को दे रहा है। सिबिल सेंड्स ऑटो जनरेटेड ट्रिगर्स ऑन डेली बेसिस, और ये डेली बेसिस पे जो रिपोर्ट आ रही है ये कहाँ मिल जाती है, ब्रांचेस को, जोन्स को, सर्कल्स को कहाँ मिल जाती है, डेली मॉर्निंग चेकिंग रिपोर्ट में मिल जाती है ना। मॉर्निंग चेकिंग रिपोर्ट में मिल जाती है, डेली रिटेल ईडब्ल्यूएस रिपोर्ट, है ना, ये वहां पर मिल जाती है, ठीक है जी। क्यूएमएस सिस्टम, है ना, क्वार्टरली मॉनिटरिंग सिस्टम। टाइम जरा तेज है, मैं थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ा लेता हूं, है ना। 1 करोड़ एंड अबव फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, 1 करोड़ फ्रॉम दी, है ना। ये किस लिए, मॉनिटरिंग के लिए, है ना। इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस होती है और अचीवमेंट होती है। QMS 1 इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड क्वार्टरली विद इन 6 वीक। क्वार्टरली QMS 1 जो है वो क्वार्टरली है, और 6 वीक्स के अंदर अंदर इसको क्वार्टर के क्लोज होने के अंदर सबमिट करना है। इसमें क्या है, इसमें ऑपरेशन ऑफ द यूनिट, इट्स परफॉर्मेंस है विज ए विज व्हाट वी हैव एक्सेप्टेड, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया। QMS 2 जो है, QMS 2 इज हाफ ईयरली है, 2 मंथ्स बिफोर द क्लोज ऑफ हाफ ईयर, है ना। इसमें क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड यूजेज ऑफ फंड। चलिए ये भी हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम QIS 1 फॉर फिक्सिंग ऑपरेटिव लिमिट, है ना। क्यू QIS 1 5 करोड़ एंड अबव, ठीक है। ये हो गया हमारा QIS। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ मैं, इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक। इसमें मैं आई कवर ओनली दी, है ना, स्टॉक ऑडिट ऑफ लार्ज बोरोवेबल अकाउंट। स्टॉक ऑडिट कहाँ कराना है हमने, 5 करोड़ एंड अबव, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड, 5 करोड़ एंड अबव जो ले रहे हैं उनसे। और इन केस ऑफ बोरोवर इंजॉइंग फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लेस देन 5 करोड़ ऑल्सो, स्टॉक ऑडिट में ऑल्सो भी गॉट, है ना। स्टॉक ऑडिट कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह की फर्म्स हैं, उनको हम इम्पेनल करते हैं, वो स्टॉक ऑडिट कंडक्ट करते हैं ना। एनुअल स्टॉक ऑडिट टू बी कंपल्सरली कंडक्टेड इन ऑल B2 एंड C3 रेटेड अकाउंट जहां पर एक्सपोजर 3 करोड़ का है ना। चलिए ये भी हो गया हमारा। सिग्नेचर ऑफ CA या फर्म्स को वेरीफाई करना है हमने। कहाँ पर वेरीफाई होता है ये, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI की जो वेबसाइट है उस पे जाके हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए, डाइवर्शन ऑफ फंड्स वी हैव ऑलरेडी स्पोकन। वैल्यूएशन गाइडलाइंस, आप फॉर एवरी वैल्यूएशन यू विल रिलाई ऑन the valuer's report. Banks shall solely rely on the valuation report of bank's approved valuer irrespective of credit limit, ठीक है जी। और एग्रीकल्चर के केस में वेयर क्रेडिट लिमिट ऑफ 2 करोड़ है, वहां पर हम वैल्यूएशन किस बेसिस पे करेंगे, सर्कल रेट्स डिसाइडेड बाय रेवेन्यू अथॉरिटीज। वेयर द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी is above 5 crore, branches to get valuation from
टू वैल्यूअर्स ऑफ कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी, है ना। और अगर दोनों की वैल्यूएशन में डिफरेंस है, मेंशन्ड अबव इज लेस देन 20%, द एवरेज realizable value may be taken, है ना। अगर if the difference in two valuation is more than 20%, third valuation may be got done from a senior value in category A, है ना। These are the guidelines. Then IPs जो है, अगर 12 महीने में परचेज की गई है तो हम वही वाली वैल्यू लेंगे जो 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 जिस रेट पे टाइटल डीड रजिस्टर्ड की गई है ना, जिस रेट पे रजिस्ट्री की गई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कब कब वैल्यूएशन दोबारा से लेनी है ना। फॉर बोरोवेबल अकाउंट्स हैविंग एग्रीगेट लिमिट ऑफ 1 करोड़ एंड अबव, 1 करोड़ एंड अबव, है ना, 1 करोड़ एंड अबव, वैल्यूएशन ऑफ आईपी चार्ज या मोर्टगेज टू द बैंक इज टू बी गॉट डन फ्रॉम अप्रूव्ड वैल्यू वंस इन 3 years, 3 साल में एक बार, और 3 साल में, और लेस, अगर लेस देन 1 करोड़ है तो वंस इन 5 years। दीज आर द गाइडलाइन ना। आईपीज मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के केस में WDV रिटर्न डाइन वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है, अगर वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वैल्यूएशन हैज टू बी बाय मिनिमम 2 वैल्यूअर्स। ठीक है जी, ये दीज आर द इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। आई एम ओनली, तो ई वे बिल सिस्टम कहाँ प्रेवलेंस में है, जहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज देयर फॉर मोर देन 50,000, तो इट्स ए टूल फॉर वेरीफाइंग द जेन्युइननेस। ई-वे बिल GSTIN will also help the bank in getting the stocks verified, है ना। ये भी, इसका भी इस्तेमाल करना है ना। पासपोर्ट की डिटेल, है ना, CBI न्यू दिल्ली ने या DFS ने सजेस्ट किया है कि आपने सारे लोन्स में पासपोर्ट की डिटेल लेनी है ना, पासपोर्ट की डिटेल लेकर के अपने पास रखनी है ना। मगर उसमें कोई कट ऑफ नहीं बताई है, मगर छोटे लोन में से अप टू 50 लाख, दिस इज नॉट टू बी इंसिस्टेड अपॉन, है ना, पासपोर्ट डिटेल। इफ पासपोर्ट इज नॉट देयर एंड अंडरटेकिंग हैज टू बी ऑब्टेन्ड। डिफॉल्ट इन पेमेंट, चलिए मैं, स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट्स, है ना, स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट आप सभी जानते हैं। कोई भी अकाउंट जो NPA बनता है उसको हम जो एक स्कीम है उसमें पहले हम इसको रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में सोचेंगे। SMA 0 कौन से अकाउंट हैं जहां प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नॉट ओवर ड्यू अप टू 30 days। SMA 1 जहां प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ओवर ड्यू बिटवीन 31 to 60 days। SMA 2 61 से 90 days। एग्रीकल्चर के केस में अब थोड़ा सा चेंज आ गया है प्लीज, वहां पर क्रॉप बेस्ड इरेगुलरिटी है ना, क्रॉप बेस्ड इरेगुलरिटी है, उसको हमने SMA वो वाली जो प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा उसके अनुसार क्लासिफाई नहीं करना। उसको क्लासिफिकेशन के लिए नई गाइडलाइंस आई हैं, वो है CBR 0, है ना। शॉर्ट टर्म लोन में क्रॉप बेस्ड CC है या OD है, अगर हमने कोई सैंक्शन की भी तो वहां CBR 0 होगी। CBR 0 का ओवरड्यू पीरियड कितना है, 1 दिन से लेकर के 364 डेज तक वो कहलाया जाएगा CBR 0। CBR 1 365 से लेकर के 546 तक अगर ओवरड्यू है। CBR 2 547 से 729 डेज। ठीक। लॉन्ग टर्म क्रॉप में CBR 0 1 से 364, CBR 1 365 से 546, CBR 2 547 से 729, है ना। आपको क्या याद रखना है कि एग्रीकल्चर के केस में SMA नहीं अप्लाई होगा, CBR विल अप्लाई। CBR क्या चीज है, क्रॉप बेस्ड इरेगुलरिटी, है ना, क्रॉप बेस्ड रीपेमेंट जो है उसके ऊपर जो कैटेगरी, नई कैटेगरी आई है उसका नाम है CBR 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर टर्म लोन या डिमांड लोन है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा वो था CC और OD, यहां पर टर्म लोन और डिमांड लोन में CBR 0 1 दिन से 364 डेज तक, CBR 1 365 से 546 डेज तक, और CBR 2 547 से 729 डेज तक। और लॉन्ग टर्म क्रॉप में CBR 0 में 1 से 182, CBR 1 में 183 से 364 डेज, और CBR 2 में 365 से 547 डेज। सर्कुलर नंबर 44/2022, है ना, 44 नंबर सर्कुलर है, उसमें आपको इस CBR की फुल डिटेल मिल जाएंगी। रिव्यू ऑफ, मेरे से एक जगह कट, मैंने एक आपको QMS
केओएस के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी है उसको मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, ठीक है जी। मतलब एक कट ऑफ थोड़ा सा गलत हुआ है मुझसे, मैं उसको ठीक कर दूंगा। ब्रांचेस शुड रेक्टिफाई व्हेन, जब मैं आपको ये पीपीटी दूंगा तो मैं उसमें इसको वेरीफाई ठीक कर दूंगा। ब्रांचेस शुड आइडेंटिफाई पोटेंशियल एनपीएस एंड टेक ऑल प्रिवेंटिव स्टेप्स टू चेक फ्रेश पेज टू एनपीए। ठीक है, ये 90 डेज में हम सभी जानते हैं इसको वेरीफाई करना है। ऑब्लिगर, अगर जहां ट्रांसफर ऑफ ए पूल ऑफ लोन्स है वहां बैंक ने एक नया स्कीम कोड निकाला है NPOOL, है ना, जिसमें जो हमारा अकाउंट आइडेंटिफायर होगा ZN, है ना, अकाउंट के बीच में जो आता है वो ZN होगा ना। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए पूल ऑफ लोन्स, द ट्रांसफरी एंड द ट्रांसफरर इन केस ऑफ रिटेंशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड मेंटेन बोरोवर वाइज अकाउंट्स। तो ऑब्लिगर वाइज पूल अकाउंट्स के लिए एन पूल नाम का स्कीम कोड जनरेट किया गया ना। एम टच एंड PNB प्राइड नाम के दो वेब बेस्ड और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन आए हैं जो SMA1, SMA0, SMA1, SMA2 एंड पोटेंशियल NPA की मॉनिटरिंग के लिए काम आएंगे। हर ब्रांच को कम से कम कितनी कॉल करनी है? 25 कॉल पर डे पर ब्रांच, प्लीज नोट, है ना, 25 कॉल पर डे पर ब्रांच हैज टू बी मेड, है ना। PNB एम टच और PNB प्राइड, ये मॉडल्स हैं। लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लार्ज क्रेडिट लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, दिस इज टू ट्रेस द बोरोवर, है ना, ऑन ग्लोबल बेसिस, है ना। LEI कोड इज कंसीव्ड एज ए की मेजर टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड accuracy of financial data system for better risk management post the global financial crisis, है ना। 20 डिजिट यूनिक कोड है ना, पार्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, वर्ल्ड वाइड ढूंढने के लिए, है ना। कहाँ लेना है हमने? 5 करोड़ एंड अबव में लेना है। एंड इंफॉर्मेशन इज टू बी सबमिटेड टू CRILC। व्हाट CRILC इज? सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट आता है, इसके लिए टाइमलाइन क्या दी गई है ना। अभी सर्कुलर आया 7 तारीख को जून में 2022 में, 79 नंबर। 25 करोड़ से ज्यादा के जो लोन है उनके लिए जो टाइमलाइन है 30/4/2023 है। 10 करोड़ से 25 करोड़ तक 30/4/2024 है। और 5 करोड़ एंड अबव एंड अप टू 10 करोड़ 30/4/2025 है ना। तो ये फ्रेश टाइमलाइन आई है, आप इसको नोट कर सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए जी, लीगल, अब इंडिया में कौन इशू करता है ना, ये देख लेते हैं ना। ये थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। LEI हम ले सकते हैं लोकल ऑपरेटिंग यूनिट से, है ना, जो किससे एक्रेडिटेड होंगी? ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन से ये होगी। और इंडिया में हम किससे ले रहे हैं? हम LEIIL से ले रहे हैं ना। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड है, जो एक सब्सिडरी है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, उससे हम ये 20 डिजिट का जो LEI कोड है वो पार्टीज ले रही है ना। इन दोनों में अंतर क्या है ये भी देख लेते हैं ना। स्ट्रक्चर है इनका, कौन सा स्ट्रक्चर है? जो LEIL का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? 20 डिजिट है ना, इसमें 20 डिजिट है। मैं ये शेयर करूंगा स्लाइड, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक से लेकर के जो 4 करेक्टर हैं वो LOU, है ना। LOU क्या चीज है? LOU मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जो इशू कर रही है वो आइडेंटिफिकेशन है उसका, अल्फा न्यूमेरिक है। फिफ्थ एंड सिक्स करेक्टर आपका 2 रिजर्व डिजिट्स हैं, 00 हैं। सेवंथ और एटींथ करेक्टर है रैंडम नंबर, है ना, रैंडम नंबर है। और 19 और 20 जो है वो करेक्टर कैलकुलेटेड चेक डिजिट न्यूमेरिक है। तो इस तरीके से LEIL के जो 20 डिजिट कोड है वो इस तरीके से फ्रेम होगा। और दूसरा जो ले सकती है हमारे बोरोवर्स, वो GLEIF से ले सकते हैं ना। और उसका कैसे कंपोजिशन है? 1 से लेकर के 4 तक का करेक्टर LOU को आइडेंटिफाई बताता है, करता है। और 5 से लेकर के 18 करेक्टर जो है वो इंटाइटी आइडेंटिफायर है, अल्फा न्यूमेरिक है। 19वां और 20वां जो करेक्टर है वो वेरिफिकेशन ID न्यूमेरिक है ना। इसको CBS में भी एंटर करना है। कैसे करना है? किफ कॉर्पोरेट एडिट इंटाइटी जनरल डिटेल बेसिक इंफॉर्मेशन में जाके इसको कैप्चर करता है। आप सभी जानते हैं, फॉर योर नॉलेज, CPTS हैज बीन डिसकंटिन्यूड विद इफेक्ट फ्रॉम 5 मई 2020, है ना।
पीएनबी लेंस में आने के बाद सीपीटीएस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, फॉर योर नॉलेज, है ना। सीआरआईएलसी को हम डाटा बेच रहे हैं ताकि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो सके। किसका भेज रहे हैं हम? 5 करोड़ एंड बोरोवर। बैंक ऑल्सो हैव टू रिपोर्ट द एसएमए स्टेटस ऑफ बोरोवर, है ना। ये डाटा शेयरिंग के लिए है ताकि फ्रॉड्स को अवॉइड किया जा सके ना, इसके लिए सीआरआईएलसी को हम डाटा शेयर कर रहे हैं। एक नया मीनू ऑप्शन निकाला है एनएफडीटीएल, है ना। एनएफडीटीएल जितना भी नॉन फंड का एक्सपोजर है उसकी डिटेल सीबीएस में इस मीनू से एंटर करनी है, एनएफडीटीएल, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं, एएसएम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एएसएम आपको क्वेश्चन आएगा, एएसएम आएगा। एएसएम क्या चीज है? एजेंसी फॉर स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग। कहाँ हमने इसको लेना है? जहां पर सोल, मल्टीपल या कंसोर्शियम बैंकिंग अरेंजमेंट है और जो क्रेडिट एक्सपोजर है वो 250 करोड़ का है। हम ये जो कंसोर्शियम वाले भी हैं उनमें भी इनको करवाएंगे, है ना, उन वहां पर भी हम इनकी सर्विसेज को लेंगे, ठीक है जी। तो आईबीए ने 568 एएसएम्स को अभी अप्रूव किया है, जिनकी वैलिडिटी 30 जून 2025 तक है ना। बोरोवर जो 50 करोड़ से ज्यादा 250 करोड़ तक है ना, वैसे नॉर्मली हमने किसका लेना है? 250 करोड़ एंड अबव का लेना है। बट 50 करोड़ एंड अबव की मॉनिटरिंग भी है ना, स्पेशलाइज मॉनिटरिंग की जरूरत होती है ना बड़े लोन्स के लिए, उसके लिए बनाया गया है। जहां पर 50 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ तक का एक्सपोजर है, वहां बैंक में 2 जनरल मैनेजर, है ना, दे हैव without the intervention of ZO, ELCB will decide whether ASM to be appointed or not in following cases, है ना। जहां पीएमएस का रैंक 5 है कंटिन्यूसली फॉर 2 मंथ्स, और जहां उनकी इंटरनल रेटिंग B3 एंड बिलो है, वहां पर भी हम एएसएम की सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। एएसएम की आप एनपी अकाउंट्स में भी ले सकते हैं इनकी सर्विसेज, इन केस वेयर एएसएम वाज कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ क्लासिंग, मतलब जब स्टैंडर्ड था तो एएसएम उसमें मॉनिटरिंग कर रहा था, तो भी हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। और एनी अदर अकाउंट अबव 50 करोड़ वेयर द कंपिटेंट अथॉरिटी फील्स इट नेसेसरी, वी कैन गो फॉर द सर्विसेज ऑफ एएसएम इन एनपी। इनको हम फीस भी देंगे। रिपोर्ट कब देते हैं एएसएम? रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बाय एएसएम ऑन क्वार्टरली बेसिस, मैक्सिमम विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर, ना 60 दिन के अंदर अंदर। फी स्ट्रक्चर क्या होगा? इट विल बी बिडिंग, है ना, बिडिंग से होगा क्योंकि बड़े बड़े अमाउंट है। इन केस ऑफ बोरोवर विद वैलिड एक्सटर्नल रिस्क रेटिंग ऑफ AAA और AA फॉर बैंक क्रेडिट सैंक्शनिंग अथॉरिटीज empowered फॉर कंसिडरिंग वेवर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एएसएम, ना। जो बड़े अच्छे केसेस हैं AAA और AA, वहां पर हम इनको, बाकी सारे केसेस में, एमसी के केस में, मतलब HOCAC 3 एमसी में भी कंसिडर बाय एमसी कंसिडर कर सकती है, और अकाउंट्स बाय HOCAC 3 इन अदर अकाउंट्स में इसको एग्जाम्प्ट करने की परमिशन। फॉरेंसिक ऑडिट, है ना, फॉरेंसिक ऑडिट कहाँ कराना होता है? जहां कंप्लीट ट्रैक ऑफ एंटाइटीज फाइनेंस देखनी, आइडेंटिफाई एनी रॉन्ग डूई देखनी। तो व्हाट इज द कट ऑफ? लेटस वी डिस्कस क्विकली। आरबीआई की डायरेक्शंस के अनुसार 50 करोड़ एंड अबव, है ना, एज पर आरबीआई गाइडलाइन ऑल अकाउंट्स फॉर 50 करोड़ एंड अबव, इफ एनपी और क्लासिफाइड एज आरएफए, है ना, रेड फ्लैग, shall be examined from the angle of possible fraud either through conduct of internal investigation or forensic audit। टाइमलाइन कितने दिन का है? इसमें भी ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट होती है फॉर आईबीए, आईबीए अप्रूव्ड, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 75 डेज फ्रॉम दी अथोराइजिंग दी, है ना। देन लोन रिव्यू मैकेनिज्म, आप सभी जानते हैं, एलआरएम, कार्ड ऑडिट जिसे बोलते हैं। 10 करोड़ एंड अबव, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड, ऑल स्टैंडर्ड रिस्ट्रक्चर अकाउंट्स हैविंग 10 करोड़ एंड अबव, लिमिट्स 10, है ना, तो हम उनका। और टेकन ओवर अकाउंट्स जहां एक्सपोजर 1 करोड़ से ज्यादा है, 5 से 10% रैंडमली सेलेक्टेड अकाउंट होंगे एक जोन के, इंक्लूडिंग दोज जोनल ऑफिस वेयर, है ना। तो ये इनका हमने एलआरएम करवाना है। तो मुझे लगता है कि दिस मच इज इनफ फॉर यू। आई विल बी शेयरिंग, फ्रेंड्स, यू कैन नोट डाउन माय नंबर। माय नंबर इज, यू कैन नोट डाउन माय नंबर, आई विल राइट ऑन दिस पीपीटी एट द एंड ऑफ, है ना, आई विल। तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। यू कैन आस्क फॉर द पीपीटी, यू कैन सेंड मी योर नंबर, आई विल बी, माय नेम इज, एज यू मस्ट हैव नोन बाय नाम, आई एम राजेंद्र कुमार, है ना, at STC Panchkula 2, STC Panchkula 2, my mobile number is
Is it visible to you, sir? Please, 825, this is my mobile number. You can send me email also on this number or add the official number also. मुझे उम्मीद है ये आपको सब कुछ नजर आ रहा होगा जो मैंने यहाँ लिखा. लेट मी मेक इट ए लिटिल बिगर. एंड जी सर, स्क्रीन पे बिल्कुल प्रॉपरली शेयर हो रहा है और सभी साथियों के लिए ये अच्छा रहा सेशन सर. हाँ जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी. एक इसमें स्लाइड सी गलती है, मैं पीपीटी में ठीक करके भेज दूंगा. जो भी मेरे से मेरे को जो भी अपनी मेल भेजेगा मैं, है ना. थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल सक्सेस इन द कमिंग प्रमोशन प्रोसेस. थैंक यू वेरी मच. मैं थैंक यू इसको सर. एंड करता हूँ प्रोग्राम, मतलब सेशन को. थैंक यू सर, थैंक यू ओके एवरीवन. सर, थैंक यू. और मैं सभी हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि कल भी इसी समय 6 से 7 के सेशन में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित सेशन होगा. अधिक से अधिक इसमें जुड़ के उसका लाभ उठाएं सर, है ना. जो एक्स्ट्रा जो क्लासेस हमारे जो फैकल्टीज ले रही है तो उसका उपयोग करें. जैसे आज का सेशन बहुत अच्छा इंटरेक्टिव था और सर ने डॉक्यूमेंटेशन और पोस्ट सेक्शन को लेके मैक्सिमम पार्ट आपको डिस्प्ले करा पीपीटी पर और आपको इसको एक्सप्लेन किया. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच सर.